सिद्धान्तनिपेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। प्रवेशिकेचे किती आपले 38 प्रश्न झाले ते. साद्रव्य संबंधी तर चालू आहे. शरीर किती प्रकारचे सांगितले? कोणते? औदारिक वेगळे. मनुष्य कोणत्या निघते शरीर? आवाज तर बारीकच करून बघा. औदारिक वेगळे, तेजस आणि कारण, 5 शरीर सांगितले. नंतर एका वेळेला एका जीवाला किती शरीर असतात? कमीत कमी 2, 3 किंवा 4 असतात. 2 म्हणजे कोणते असतात? तेजस असतात. कोणत्या वेळेला असतात 2 शरीर? कुठं असतं सांगितलं दीदी? काय आहे ते 2 शरीर? 2 शरीर कहाँ पर रहते हैं? विग्रह. विग्रह की किसको कहा? एक दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जो पहले शरीर को छोड़ के जब हम दूसरी गति में जाते हैं, वो जो गति होती है, शरीर धारण करने के लिए, नया शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं. और 3 शरीर कहाँ कौन कौन से होते हैं? 3 शरीर होंगे तो कौन कौन से होंगे? किंवा वेगळे तेजस कारण. औदारिक तेजस कारण किसको होते हैं? मनुष्य. और वेगळे तेजस कारण नाट्य. 4 शरीर कौन से होते हैं? औदारिक कब होते हैं? छठे प्रस्थान में जब मुनि के आहार पुतला निकलता है उस समय तो औदारिक तो होता ही और तेजस कर्मान के साथ आहार. तो ये 4 शरीर होते हैं. धर्मद्रव्य किसको कहते हैं? आता तो व्यक्तच राहिलाय बाकीचं. त्याला प्रश्नाचे उत्तर द्या तुम्ही. कशाबद्दल श्रद्धा? धर्मद्रव्य श्रद्धाचे धर्मद्रव्य कोणाला सांगितलं? गती करण्यास उपयुक्त असणाऱ्या सर्व जीवबुद्गलांना गमन करण्यास सहकार्य त्यास धर्मद्रव्य म्हणतात. अधर्मद्रव्य कोणास म्हणतात? व्यवस्थित शब्द वापरायचे. कोणाला कोण एका वेळेला स्थिर राहण्यास निमित्त आहे त्यास अधर्मद्रव्य म्हणतात. सर्व द्रव्य सर्वांना आणि एका वेळी 2 शब्द वापरून सांगितलं, त्यात नाही येते. आकाश द्रव्य कशाच म्हणतात? सर्व द्रव्यांना आव्हान देण्यास यास आकाश द्रव्य म्हणतात. आता पुढे सांगतात आकाशाचे भेद. आकाशाचे 2 भेद केलेले आहेत. 2 भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश. लोकाकाश कशास म्हणतात? जेथे जीवादी 6 द्रव्य राहतात त्यास लोकाकाश म्हणतात. जीवादी 6 द्रव्ये राहतात त्यास लोकाकाश म्हणतात. जे आकाशाच्या जेवढ्या भागात, आकाश के जितने भाग में 6 द्रव्य होते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं. आकाश द्रव्य तो एक अखंड है, तो उस एक आकाश में ही जितने विभाग में
वो क्षेत्र में रहते हैं, वो लोकाकाश। और उसके बाहर जितना केवल आकाश द्रव्य जहाँ पर है उसको क्या कहते हैं? अलोकाकाश। आकाश के दो विभाग नहीं हुए इसमें, आकाश तो एक ही अखंड ही है, एक ही है आकाश द्रव्य। जैसे अपन एक रूम एक ही होती है, एक ही हॉल होता है, इकडे पुढे बसून तुम्ही सगळेजण शिकायला येणार असला तर मी उद्यापासून तास घेणार नाही, तर बंद उद्यापासून तास सगळ्यांना सांगा। जैसे बड़ा हॉल होता है तो हॉल में एक ही हॉल होता है, लेकिन हॉल में कोई भेद नहीं है, लेकिन जितने विभाग में स्त्री बैठी है तो उसको क्या बोलते हैं? स्त्री विभाग। जितने जगह में पुरुष बैठे तो उसको क्या बोलते हैं? पुरुष विभाग। तो हाल के दो टुकड़े हो गए क्या? नहीं। ऐसे आकाश के दो टुकड़े नहीं होते हैं। आकाश दो नहीं है, एक ही अखंड पूरा है। केवल आकाश के जितने भाग में वे क्षेत्र में रहते हैं उतने आकाश का नाम दिया लोकाकाश, और उसके बाहर के आकाश को कहा अलोकाकाश। इस प्रकार आकाश के दो विभाग बताए। अब अलोकाकाश हो गया, आगे नाम पढ़ो। अलोकाकाश किसको कहते हैं? लोकाकाश लोकाकाश लोकाकाशाच्या बाहेरील आकाशास अलोकाकाश म्हणतात। आकाश हे एकच अखंड द्रव्य असून ते सर्व ठिकाणी व्यापून आहे, तथापि जीवादी द्रव्यांचे अस्तित्व व नस्तित्व या अपेक्षेने आकाशाच्या ठिकाणी लोकाकाश व अलोकाकाश असा भेद व्यवहार करण्यात येतो। ते सांगितलं, आकाश एकच अखंड आहे, परंतु त्याचा जिथं जीवादी द्रव्य आहे ते लोकाकाश आहे, जिथं नाही ते अलोकाकाश असं नाव आहे। पुढे लोकाकाशाचा आकार कसा आहे? लोकाकाशाचा आकार लोकाकाशाचा आकार दोन्ही पाय असून व दोन्ही हात कमरेवर ठेवून उभा असलेल्या मनुष्याच्या आकारासारखा आहे। केलं ना? हे दोन पाय, दोन पाय पसरून हे दोन पाय पसरलेत पुरुषाने आणि त्याचे हात कमरेवर आहेत, हे कमरेवर हात ठेवलेले आहेत। आणि हे आहे शीर्षभाग, तर हा लोकाकाश झाला। दोन्ही पाय पसरून हात कमरेवर ठेवलेले आहेत अशा पुरुषासारखं त्याचा आकार आहे। आता त्याचा उसका प्रमाण बताते हैं, कितनी लंबाई उसकी ऊंचाई और ये कितना है। तो यहाँ पर नीचे जो है वो कितना है? ये मतलब लोकाकाश जो है दक्षिण उत्तर सब जगह उसकी जो गहराई है त्याला म्हणतात आपण जाडी, मोटाई कितनी है? 7 राजू पूरे दक्षिण उत्तर सगळीकडे। आता हे असते ना असं जाडी करणे, तर ही जे आहे सगळीकडे किती आहे? 7 राज्य, दक्षिण उत्तर म्हणतात त्याला, दक्षिण आणि उत्तर। आणि पूर्व पश्चिम जे आहे ती लांबी सब जगह समान नहीं है, तो यहाँ 7 राज्य है, ये सब जगह 7 राज्य त्याला लावलं नाही की पटून लावलं 7 राज्य। और पूर्व पश्चिम नीचे 7 राजू हैं, और ऐसे कम ह्रास होता होता कम होता होता कितना है? यहाँ 1 राजू, पुनः ये बढ़ता बढ़ता गया है,
और यहाँ बीच में बराबर 5 राजू है। ये 7 है और ये 5 है। और फिर घटता घटता आकर यहाँ पुनः 1 राजू है। तो इस प्रकार ये पूर्व पश्चिम समान नहीं है सब जगह। नीचे 7 राजू, ऊपर 1 राजू, ऊपर 5 राजू, ऊपर 1 राजू और सब जगह 7 राजू। पूरी ऊंचाई कितनी है? ऊपर से नीचे तक 14 राजू ऊंचाई। राजू मतलब क्या होता है? असंख्यात योजनाओं का एक राजू होता है। एक योजना मतलब कितना? जैसे अपन 8 मील बोलते हैं, 4 मील का नहीं, 2 मील का 1 कोस और 4 कोस का 1 योजना। मतलब अपने हिसाब से 12 किलोमीटर का एक योजना होता है। नहीं, 12 किलोमीटर, हाँ 8 मील का 1 योजना हुआ ना, तो 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है ना, तो 12 किलोमीटर का 1 योजना, 12 किलोमीटर का 1 योजना। और असंख्यात योजनाओं का एक राज्य होता है। असंख्यात मतलब उसकी संख्या नहीं है, बहुत अधिक होता है। असंख्यात मतलब संख्या से अतीत होता है। और ऐसे ये लंबाई 14 राजू है और ऊंचाई 14 राजू है और पूर्व पश्चिम लंबाई 7 राजू, 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। और यहाँ से बराबर आधा है। यहाँ से नीचे अधोलोक जो है वो 7 राजू और ऊर्ध्वलोक है वो 7 राजू। मध्यलोक बीच में है। मध्यलोक दोनों का, उस मध्यलोक से नीचे का अधोलोक और ऊपर का ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। संपूर्ण द्वीप समुद्र यहाँ बीच में है। बीच में भी मतलब यहाँ पर पूरा 7 राजू है ना, तो यहाँ जो है या त्रसनाड़ी के बीच में 1 राजू यहाँ दिखाई जाती है ऐसे यहाँ पर, लेकिन सामने के पोर्शन में नहीं है, बीच में है बराबर त्रसनाड़ी। 7 राजू की लंबाई में 3 राजू इधर और 3 राजू इधर छोड़ करके बीच में 1 राजू व 1 राजू की ऐसे पूरी नली का त्रसनाली बोलते उसको क्या कहते हैं? त्रसनाली क्यों कहते हैं? क्योंकि त्रसजीव वहाँ पर ही रहते हैं, उसके बाहर त्रसजीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको त्रसनाली कहते हैं। बहुत बड़ी है। असंख्यात योजन का 1 राजू होता है। वो असंख्यात योजन कितने हैं? बहुत असंख्यात योजन। 1 राजू में, हाँ 1 राजू बाई 1 राजू। 1 राजू मतलब असंख्यात योजनों का है। तो ये 14 राजू ऊंची और 1 राजू बाई 1 राजू चौड़ी है, मोटी त्रसनाली होती। और उसमें भी सब भरा हुआ नहीं है, वो तो बीच में बहुत सारी जगह है, जैसे स्वर्ग के विमान है, नीचे नरक के वीर है, बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो उसमें त्रसजीव रहते हैं। त्रसजीव किसको कहते हैं? जो द्विंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के जीव, उसको त्रसजीव कहते हैं। यहाँ से यहाँ ये 10.5, ये यहाँ से यहाँ कितने हो गए? 7 राजू। ये पूरी 14 राजू है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये अधोलोक से मध्यलोक तक 7 राजू है। फिर मध्यलोक से 5 राजू जहाँ हुआ वो कितने हैं? 3.5 राजू है। और ये ऊपर 3.5 राजू है। पूरे लोकाकाश का घनफल कितना है? 343 राजू। पूरा इसका घनफल निकालेंगे तो 343 उसका सब गणित है पूरा कि कैसे कैसे निकालना इसका सब पूरा घनफल
ये 7 राजू है ना, ये पूरे लोकाकाश को यदि एक चौकोर रूप से करेंगे तो 7 बाई 7 बाई 7 होता है। 7 राजू है, 7 राजू में 7 राजू, पूरा इसको चौकोर कर सकते हैं तो जोड़ तोड़ के। जैसे ये तिरछा है, इधर का भाग जो है इधर जोड़ दो, ये 7 राजू है, ये बीच में कितना है 1 राजू, इधर कितना है 3 राजू, इधर कितना है 3 राजू। अब ये 3 राजू इधर जोड़ दो और ये इधर आएगा नीचे, तो ये कितना हो गया, ये इधर का इधर जोड़ दिया तो ये 4 राजू हो गए ना, और ये भी 4 राजू हो गया, और ये कितना हो गया 7। अब ऊपर का भी ऐसा करते हैं, सब इधर का इधर जोड़ते हैं, इधर का इधर जोड़ते हैं, तो ये 3 राजू बाय 7 राजू बनता है। उसके जो मोटाई तो सब जगह 7 राजू रहेगी, ये मोटाई 7 राजू रहेगी। अब इस टुकड़े को निकाल करके यहाँ उल्टा जोड़ो या इसको निकाल के इधर जोड़ो, तो यहाँ पर ये कितना है, मतलब ये नहीं, ये 1 राजू है, 1 राजू है, ये 2 राजू है, इधर 2 राजू है। अब ये 2 राजू यहाँ जोड़ेंगे और ये इस 0 होता है ना, ये आ जाता है, इधर का इधर जोड़ दो, ये 3 राजू हो गए। और ये इसको उल्टा इधर जोड़ेंगे, ये 3 राजू इधर जाएगा और ये 0 इधर आएगा, 3 राजू में 2 राजू और 1 राजू है ये, तो ये भी 3 राजू हो गया। और ये ऊंचाई यहाँ की भी 7 राजू है, तो 3 राजू बाई 7 राजू हो गया। इसके आगे रख दो इसको, 3 राजू बाई 7 राजू, और इसकी सबकी मोटाई 7 राजू है ही, तो ये 7 बन गया, ये 7 हो गए और उसकी मोटाई 7 राजू हो गई। तो 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 7 गुना 7 49, पुनः उसको 7 से गुना किया, 7 9 63 मतलब 6 7 चौक 28 और 6 34 343 घनराज। इसका घनफल वो जो निकालने का है ना, अलग अलग पद्धति से अज्जल ने कितने प्रकार से निकाला, तो लोग 7 प्रकार से निकाला है इसका घनफल। इसके टुकड़े वगैरह अलग अलग उसके आकार बनाना। अपने को लगता है कि इतना क्या है शास्त्र में, लेकिन आप जब पढ़ने लगेंगे ना तो एक एक ऐसी चीजें अपने को पता चलती है, बहुत अनेक प्रकार से पता है। तो ये लोक का आकार ऐसा है, लोकाकाश का। इसको और भी कहते हैं उसको, मतलब ये जो नीचे का है ना उसको मृदंग, ये मृदंग के समान, इधर है ना ऐसे ढोल बजाते हैं ऐसा, ये मृदंग के समान है। और यह वेत्रासन के समान है, जैसे बैठने का आसन होता है ना ऐसा, ऐसा आदर का आकार है, उसको उसके ऊपर रखा है, या आधे मृदंगों को कट करके नीचे रखा है और ऊपर पूरा मृदंग, ऐसे आकार होता है लोगों का। आगे अब काल द्रव्य इसको कहते हैं। वाचा संजय नावाचा जे द्रव्य जीवाणू सर्व द्रव्यांच्या परिणामामध्ये काल द्रव्य शेवटचं द्रव्य है ना, आखिर का द्रव्य है कि जो द्रव्य जीवादि सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है, मतलब जो परिणमन हो रहा है हर समय प्रत्येक द्रव्य में, उसमें निमित्त कौन है, काल द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन किसके कारण से हो रहा है, अपने अपने द्रव्यत्व शक्ति के कारण से। 6 सामान्य गुण नहीं ये सब पीछे का, उसका प्रत्येक का क्या क्या कार्य बताया था, अस्तित्व गुण
स्वभावानुसार क्रिया होना, ये वस्तुत्व गुण का कार्य बताया था। द्रव्यत्व गुण का कार्य क्या बताया था? प्रत्येक समय जो बदल होता है, मतलब परिणमन होता है, वो द्रव्यत्व शक्ति के कारण से होता है। द्रव्यत्व शक्ति का कार्य परिणमन कराना, और प्रमेयत्व शक्ति का कार्य ज्ञान के द्वारा जाना जाना है। और प्रमेयत्व और अवलंबत्व वो क्या करता है? अपने स्वरूप में रखता है, मतलब स्वरूप का नाश नहीं होने देता। एक द्रव्य का स्वरूप बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है। प्रमेयत्व गुण प्रदेशत्व गुण का कार्य कोई ना कोई आकार, द्रव्य का कोई ना कोई आकार, उसके प्रदेश नियत रहते हैं, उसका कोई ना कोई आकार होता है प्रदेशत्व गुण के निमित्त से। ऐसा याद कौन रखेगा? जो पढ़ाई करना चाहिए ना, और अभी भी ध्यान देकर के करेंगे तो भी सब याद हो जाता है। तो काल द्रव्य का कार्य क्या? द्रव्यत्व शक्ति के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए। ऐसा कौन सा द्रव्य है? तो काल द्रव्य है। हमारा काल द्रव्य का भी परिणमन चल रहा है। काल द्रव्य का परिणमन क्या चल रहा है? प्रत्येक समय बीत रहा है ना, एक समय बीत रहा है, किसकी पर्याय है? ये काल द्रव्य की पर्याय है, और उस समय में हमारा परिणमन चल रहा है। तो काल द्रव्य का परिणमन हमारा परिणमन नहीं है। अपन बोलते कि मेरा इतना टाइम गया, बेकार गया, तो टाइम गया मतलब टाइम किसका गया? वो तो काल द्रव्य की पर्याय होगी। लेकिन उस काल में मैंने अच्छे परिणाम नहीं किए, इसलिए अपने को क्या लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट गया, ऐसा लगता है। वास्तव में वेस्ट टाइम कौन सा है और अच्छा टाइम कौन सा है? टाइम का सदुपयोग क्या है और उसका दुरुपयोग क्या है, ये समझ में आना चाहिए। जो विषय पेशा में गया वह टाइम का दुरुपयोग है, और जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिर हुआ या परिणामों की विशुद्धि हुई, उज्जवल परिणाम हुए, वह अपना काल अच्छा गया। अपन वैसा भी लौकिक में भी वही देखते हैं कि जितना आनंद में गया तो अच्छा गया ऐसा कहते हैं, और जितना दुख में गया तो मेरा काल बहुत बेकार गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में काल अपना अपनी पर्याय नहीं है। उस काल में हुए अपनी पर्याय जो है परिणमन, वो अपना है। वो अपनी द्रव्यत्व शक्ति के निमित्त से हो रहा है परिणमन, और उसमें निमित्त कौन हो रहा है? काल द्रव्य का परिणमन हो रहा है। क्योंकि काल द्रव्य के पर्याय से जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के समय नापा जाता है, और जीव और पुद्गल के परिणमन से काल द्रव्य का परिणाम मापा जाता है। जैसे एक समय हुआ, वो कैसे नापा आपने? तो एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करने में जितना काल लगता है उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। भी आएगा इसमें समय। समय किसको कहते हैं? काल द्रव्य। हाँ, पहले अभी इसका भेद पहले बताते, फिर उसके बाद वो देखेंगे। काल द्रव्य किसको कहा? कि जो सब द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है। 6 द्रव्यों का भी लक्षण जो है फटाफट आना चाहिए। जीव का चेतना, पुद्गल का धर्म द्रव्य का रति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का आकाश द्रव्य का और काल द्रव्य का परिणाम हेतुत्व, ये उसका गुण है, लक्षण है। तो काल द्रव्य के भी हम भेद करते आगे। काल द्रव्य के कितने भेद है? काल द्रव्य के 2 भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। आकाश के 2 भेद किए उसकी जगह की अपेक्षा से। जितने जगह में 6 द्रव्य है वो लोकाकाश, और जितने उसके बाहर का अलोकाकाश। अब काल द्रव्य की जो भेद कर रहे हैं वो किस अपेक्षा से? निश्चय काल और व्यवहार काल। तो निश्चय काल किसको कहेंगे? कि जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर
व्यवस्थित कालानु है, प्रत्येक कालानु। जैसे अभी लोकाकाश निकाला था ना, तो इसके एक एक प्रदेश पर, जैसे एक एक प्रदेश गोल नहीं है, वो चौकोन आकार में, क्योंकि गोल आकार निकले बीच में खाली जगह चाहिए लोकाकाश की, कहीं पर भी खाली जगह नहीं है, तो उसका आकार कैसा है, बर्फी के जैसा, चौकोन, तो पूरा लचपच भरा हुआ है। तो वैसा भी ये कालद्रव्य है। तो लोकाकाश का एक प्रदेश, एक परमाणु, एक कालानु और लोकाकाश का एक प्रदेश, तीनों का आकार सेम है, तीनों का जो प्रमाण है वो समान है। प्रदेश की व्याख्या होती है, क्या कि है प्रदेश की व्याख्या, आकाश के जितने भाग को एक परमाणु व्याप्त करता है, आकाश के जितने भाग को एक परमाणु व्याप्त करता है उसको प्रदेश कहते हैं। कॉलेजमध्ये कसं लेक्चर भरभर घेता आहे नाही, तसं जे महत्त्वाचं असतं घेऊन घ्यायचं पटपट। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु व्याप्त करता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश ऐसा कोई अलग नहीं है, छूटा नहीं है, लेकिन उसका एक नाम है। जैसे अपन पट्टी होती है तो उसका 1 इंच इतना होता है, उसको नाप करते ना, इसी प्रकार प्रदेश भी एक नाप है, इसका क्षेत्र का नाप है। उस क्षेत्र से, उस प्रदेश से क्षेत्र को नापेंगे तो कितने प्रदेश हो गए। अब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, कैसे नापे, तो एक पुद्गल परमाणु ने जितनी जगह को घेरा उसको हमने प्रदेश कहा, तो उसके नाप से पूरे को नापेंगे, इस सब लोकाकाश को नापेंगे तो कितने बैठते हैं, ये असंख्यात बैठते हैं। तो पूरा लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। उसी नाप से जीव को नापेंगे तो जीव के भी कितने प्रदेश हैं, असंख्यात, और उतने ही धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य के भी उतने ही प्रदेश हैं। इसलिए सबके चारों के प्रदेश समान हैं, लोकाकाश के, धर्मद्रव्य के, अधर्मद्रव्य के और एक जीव के क्या समान है, क्या समान है कहा, प्रदेश। कितने प्रदेश हैं, असंख्यात। लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने एक जीव के, धर्मद्रव्य के और अधर्मद्रव्य के प्रदेश होते हैं, इसलिए चारों के प्रदेश समान था। तो उसके एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर क्या है, एक एक कालानु है, पूरा द्रव्य। जैसे एक पुद्गल परमाणु है, ऐसे एक एक कालानु है, तो उसको क्या कहते हैं, निश्चय काल कहते हैं। ये जो कालानु द्रव्य है अमूर्तिक है, उसको स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। पुद्गल परमाणु को तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, लेकिन कालानु को स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। तो उस काला को ही क्या कहा, निश्चय काल। जो काल द्रव्य है, जैसे पुद्गल परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा, ऐसे एक कालानु को काल द्रव्य कहा, तो वो उसको ही निश्चय काल कहते हैं। और यही सभी जीवों के और पुद्गलों की परिणति में, परिणमन में निमित्त है। तो इसका लक्षण क्या है, वर्तना, मतलब परिणमन कराना सभी द्रव्यों का, ये इसका लक्षण है। वर्तना यह निश्चय काल का लक्षण है। वर्तना का अर्थ क्या, परिणमन कराना, सभी द्रव्यों का परिवर्तन होने में कराता है, मतलब क्या करता है, निमित्त होता है। कराता है मतलब जबरदस्ती परिणमन नहीं कराता है, अपना जो भी परिणमन हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है, लेकिन उसमें वो निमित्त होता है। और व्यवहार काल किसको कहेंगे, एक काल द्रव्य की जो पर्याय है, कौन सी पर्याय है, सबसे सूक्ष्म पर्याय है समय। समय किसको कहा, आकाश के घड़ी, आकाश के एक प्रदेश को, परमाणु को उल्लंघन करने में जितना काल लगता है उसको क्या कहते हैं, समय कहते हैं। एक समय इसको कहते हैं
से गमन करने में जितना काल लगता है, प्रवचन साधना है, इसमें दोनों में समान विषय चल रहे हैं। उसमें भी क्षेत्रयोग का वर्णन कर रहे हो, यहाँ पर भी वही आ रहा है। आज दोपहर में आने वाले सब लोग आकाश में कहाँ में रहते हैं। तो काल की जो पर्याय है वो सबसे सूक्ष्म पर्याय है। तो समय कहा कि एक प्रदेश पर से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से गमन करने में जितना काल लगा उसको क्या कहते हैं, समय। ये सबसे छोटी इकाई है काल की, छोटा सक्रिय विभाग है, याच्यातून छोटा कालच नाही। अभी समय समय का ग्रुप करेंगे, अभी एक समय हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा लगातार हो रहा है। एक काल कौन से हो रहा है, तो ऐसे असंख्यात समय का एक ग्रुप हो गया, असंख्यात समय हो गए, तो उसको एक आवली कहते हैं। असंख्यात समय की एक आवली होती है, आवली मतलब समयों की पंक्ति है। फिर आवलियों का समूह उस पुरानी भाषा में सब आता है, निविश है, काष्ठा है, गतिका है, वो अभी यूज नहीं करते उसका। अभी वर्तमान में सेकंड बोलेंगे। सेकंड में तो बहुत संख्या करोड़ आवली होती है। असंख्यात समयों की एक आवली, और एक सेकंड में कितनी आवली होगी, संख्या करोड़ आवली होगी। कितने तो करोड़ आवली होगी। तो इतना छोटा समय, और हर समय जीव परिणाम कर रहा है, हर समय कर्म का बंध हो रहा है, हर समय। इतने समय में एक बंध नहीं है, हर समय अलग अलग बंध हो रहा है। समय समय के परिणामों का लेखा जोखा कर्म लेता है। कर्म को तुरंत पता चलता है कि हमने कौन सा परिणाम किया, और केवल भगवान जानते हैं, हम भी नहीं जानते और बाकी कोई सदमस्त नहीं जानता। इतना सूक्ष्म है। और एक एक समय में ऐसा तीव्र कषाय परिणाम करता है जो 70 कोड़ाकोड़ी सागर का बंध करता है। 70 कोड़ाकोड़ी सागर मतलब बहुत होते हैं, असंख्यातों वर्ष होते हैं। एक समय में हमने ऐसी गलती की तो इतना बंध हो, और एक समय में हम अच्छे परिणाम करेंगे तो वो 70 कोड़ाकोड़ी सागर का सब बंध नष्ट होकर के थोड़ा सा हो जाता है। एक समय की गलती असंख्यात वर्ष भोगो, और एक समय का सुधार अनंत संसार का नाश करता है। इसलिए अपने परिणामों में सुधार करना कि बिगाड़ करना, ये अपने ऊपर है। तीव्र कषाय करेंगे तो अपना ही बुरा हो रहा है, दूसरे का क्या जा रहा है। मैंने आपके ऊपर कषाय किया, आपका क्या जा रहा है, मेरा बिगड़ रहा है ना, मेरा बंधन खराब हो रहा है, मैं इतना संसार को बढ़ा रही हूँ। और उसी समय जिसको जो करना करे, मैं तो अपने सभा में रहता हूँ, या मैं अपने में रहता हूँ, पर द्रव्य का परिणाम मेरे हाथ नहीं है। ऐसा अपने तत्व का चिंतन करते हुए हम अपने परिणाम को सुधारेंगे तो हमारा अनंत संसार कट हो जाएगा। चूल्हों का प्रमाण रह जाते हैं, एक अंजुली भर रह जाती है। इतना बड़ा समुद्र था और उसको इतना सुखा दिया अपने परिणामों ने कि वो एक अंजुली भर रह गया। आप 2-4 भाव में मोक्ष जा सकते हैं। तो ये सब अपने एक समय के परिणामों के ऊपर है क्या होना है। तो समय बहुत सूक्ष्म है, उस एक एक समय में कितना बदल हो रहा है। आप कर्णाटक सब पढ़ेंगे तो उस कर्णाटक में एक एक समय का लेखा जोखा है। इस समय गए तो जीव का कितना बंध हुआ, कितना स्थिति सत्व है, कितना उदय आ रहा है, पूरे समयों का गणित आचरण दिया हुआ, और सब केवल ज्ञान में झलका हुआ है। बहुत सूक्ष्म वर्णन है उसमें। तो क्या बता रहे थे, व्यवहार काल की परिभाषा बता रहे थे। तो काल की जो पर्याय है, समय, आवली, घटिका, मुहूर्त, ये सब क्या है, व्यवहार काल है। जैसे अभी की भाषा में प्रति सेकंड, नानो सेकंड क्या क्या बोलते हैं। जो सूर्य का प्रकाश जो है उसके उस
प्रकाश को ग्रहण करके जो वनस्पति ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं, वो 1 सेकंड में 40,000 सेकंडवा भाग, 40,000वां भाग, उतने काल में वो आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ऐसा साइंस में आता है। तो मतलब एक साइंस ने भी 1 सेकंड का 40,000वां भाग किया और उसका भी सूक्ष्म किया है। तो 1 सेकंड के अपन 1,40,00,000 तो भाग कर सकते हैं, लेकिन उससे भी समय सूक्ष्म है। 1 सेकंड में असंख्यातों समय होते हैं, असंख्यात असंख्यात समय होते हैं। तो ये सब व्यवहार काल की परिभाषा है। सेकंड, मिनट, तास, दिन, रात, 2 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल हो गया, 1 युग हो गया, ये सब किसका परिमाण है? ये व्यवहार काल का परिमाण है, उसको व्यवहार काल कहते हैं। दिन, वर्ष, मास, घटका, पल, ये सब व्यवहार काल के परिभाषा है। तो कालानुद्रव्य को ही निश्चय काल कहा, और काल द्रव्य की जो ये सूक्ष्म स्थूल पर्याय है उसको व्यवहार काल कहा, क्योंकि उसके द्वारा का व्यवहार चलता है। उस काल के द्वारा व्यवहार चलता है ना। आप कितने साल के हो गए? मैं 25 साल की हो गई, तो ये कैसे नापा आपने? व्यवहार काल से नापा। इतने को एक समय कहते, इतने समयों को एक अवधि कहते, इतने अवधियों का 1 सेकंड होता है, इतने सेकंडों का 1 मिनट होता है, इतने मिनटों का 1 घंटा होता है, इतने 24 घंटों का 1 दिन होता है। ऐसे कितने गए? तो उससे आपने नापा ना, मेरे 25 साल हो गए पूरे। तो इसलिए ये सब जीव और भूतगल का पर्यायों का माप इस काल द्रव्य के व्यवहार काल के द्वारा होता है, इसलिए इसको व्यवहार काल कहते हैं। बस संक्षेप में आप क्या रखना? निश्चय काल मतलब काल द्रव्य स्वयं वो निश्चय काल है, जो लोकाकाश के एक प्रदेश पर स्थित है, उसको क्या कहते हैं? निश्चय काल। और उसकी जो पर्याय है, मतलब उसका जो परिणमन है, उसका परिणमन किस रूप है? काल द्रव्य का समय आदि, तो उसको ही व्यवहार काल कहते हैं। काल द्रव्य की पर्याय को ही व्यवहार काल कहते हैं। समय सबसे सूक्ष्म पर्याय हो गई, और फिर समयों का ग्रुप करके बड़े बड़े समय हो गए। अभी पुरानी भाषा में बोलते हैं एक मुहूर्त, शास्त्र में आता है अंतर्मुहूर्त, ये सब व्यवहार काल ही है। अंतर्मुहूर्त उस दिन बताए थे ना, अवली में एक समय जोड़ो और 48 मिनट में एक समय कम करो, उसको सबको नाम क्या दिया? अंतर्मुहूर्त। और सब काम अंतर्मुहूर्त में होता है। पूरा टोटल काम, संसार से मोक्ष जाने का काम एक अंतर्मुहूर्त में हो सकता है। जब बालक 8 वर्ष का पूरा हो गया गर्भ से लेकर, फिर एक अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष जा सकता है, मतलब 48 मिनट के भीतर पूरा सब करके मिथ्यात्व से सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, सम्यक्त्व से संयम ग्रहण करेगा, संयम से फिर शपथ श्रेणी चढ़ेगा, शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएगा। ये सब एक 48 मिनट के भीतर हो सकता है। 48 मिनट भी नहीं लगते हैं, लेकिन अंतर्मुहूर्त इसका नाम है, सब अंतर्मुहूर्त में काम हो जाता है। जीव के परिणाम बदलने की होने में समय नहीं लगता है। भरत चक्रवर्ती को भी एक अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मुनि हो गई कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान दिया। तो ये सब व्यवहार काल है, व्यवहार काल की पर्याय है। अब आगे जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। अब ये वो मतलब ऐसे ये सब समझ में आ जाएगा, मतलब हुआ ही अपना कि जीव द्रव्य कितने हैं ये बता रहे हैं। जीव द्रव्य की संख्या कितनी है? 6 द्रव्य। पहला है जीव, उसकी संख्या कितनी है? अनंतानंत। अनंत कहा तो भी अनंतानंत ही है, क्योंकि अनंत के अनेक भेद थे, उसमें वो अनंतानंत का अनंत आता है। और उद्गल द्रव्य है वो जीव से भी अनंत गुना है। जीव की जो संख्या होगी उसको पुनः अनंतानंत से गुना करो तो उद्गल की संख्या आती है।
क्योंकि एक जीव के साथ ही अनंत पुद्गल लगे हुए हैं। आज दोपहर में आने वाला है इसमें तो प्रवचन सब। एक जीव है तो एक जीव के साथ कर्म परमाणु कितने हैं? एक जीव के प्रदेश कितने? असंख्य। एक प्रदेश पर कर्म परमाणु कितने? एक प्रदेश पर अनंत कर्म परमाणु। एक कर्म परमाणु के ऊपर उस दिन बताया था विस्तृत सोचे कितना है? अनंत है। ऐसे आहार वर्गना, भाषा वर्गना, तेजस वर्गना, मनोवर्गना, एक एक जीव के साथ अनंत है, एक एक जीव के साथ। तो इसलिए जीव राशि से बहुत अनंत गुना पुद्गल द्रव्य है। बहुत बड़ी संख्या है पुद्गलों की, पुद्गल परमाणुओं की। जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। पुद्गल जीव राशि से भी अनंत गुने, ऐसा बोलेंगे। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में एक ही व्यापक है ना, तो एक ही धर्म द्रव्य, उसकी संख्या अधिक नहीं है। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक ही है। पूरे लोकाकाश में व्याप्त एक ही धर्म द्रव्य और एक ही अधर्म द्रव्य है। और आकाश द्रव्य कितने हैं? लोक और आलोक में व्याप्त एक ही आकाश द्रव्य है, एक अखंड है। और काल द्रव्य, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य है, तो कितने हो जाएंगे? क्योंकि एक लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। तो काल द्रव्य भी कितने हुए? उसमें हो गए, तो वो असंख्यात असंख्यात अलग अलग है कालानु। जैसे रत्न की राशि रखती है अलग अलग है, ऐसे एक एक कालानु छोटे छोटे अलग अलग है, भले जोड़ करके रहे हैं लेकिन वो अलग अलग ही। तो वो कितनी है उसकी संख्या? असंख्यात। ऐसे असंख्यात ही बोले जाता है, लेकिन वो असंख्यात कौन सा है? वो भी असंख्यात असंख्यात, वो बड़ा असंख्यात है। तो ये उनकी संख्या हो गई। मतलब जाति की अपेक्षा से तो 6 द्रव्य है, लेकिन संख्या की अपेक्षा से देखेंगे तो सब मिला करके कितने हो जाएंगे? अनंत अनंत हो जाएंगे। क्योंकि जीव द्रव्य अनंत अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है, उसमें एक 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 और असंख्यात मिलाओ तो भी कितना होगा? अनंत ही होगा ना। तो इसलिए कि इसके अलग अलग संख्या याद रखना। एक एक कितने द्रव्य हैं? एक एक कितने द्रव्य? 3। कौन कौन से? तो याद हो गए 3। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात असंख्यात। याद रहेगा, कल तक याद रहना चाहिए। हाँ दिखाते रहता है कोई, कल तक भूल जाते हैं क्योंकि इतनी धारणा पक्की नहीं बैठा है ना उसको। यहाँ पर हम धारणा करते तो कल तक याद रहता है, लेकिन धारणा न करके क्या करते हैं? उसको सुन करके छोड़ देते हैं, तो याद नहीं रहता है। अब ये कहाँ पर रहते हैं? इतनी संख्या इसकी है, लेकिन ये रहते कहाँ पर है? लोकाकाश में। बताया ना 6 द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं, तो जीव द्रव्य कहाँ रहते हैं? संपूर्ण लोकाकाश में है, लेकिन एक ही जीव द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में नहीं। ऐसा है लोकाकाश की एक भी जगह नहीं जहाँ जीव द्रव्य न हो। अलग अलग जीव द्रव्य सब अनंत अनंत जीव द्रव्य मिला करके पूरे लोक को भरे हैं। काजल की डिब्बी के समान, उसमें उदाहरण दिया है जो प्रवचन सार में। जैसे डिब्बी में काजल भरा रहता है, कहीं पर जगह रहती है उसमें गजपज भरा रहता है ना, कोई अंदर एक पोकली भी नहीं रहती। ऐसे पूरे लोकाकाश में जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य काजल की डिब्बी के समान भरे हुए हैं। ठीक है, वो संख्या में ज्यादा है लेकिन वो सभी जगह व्याप्त है। और धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में एक ही जीव धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। या तो सभी जीवों ने सभी पुद्गलों ने मिलकर के पूरे लोकाकाश भरे, लेकिन एक ही धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। और अधर्म द्रव्य भी एक ही पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहता है। और आकाश द्रव्य तो पूरे लोक और आलोक दोनों में भी पूरा रहता है। और काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर है, लेकिन पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं। एक एक आकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, ऐसे पूरे लोक में काल द्रव्य भरे हुए हैं। मतलब लोक के बाहर नहीं है ये द्रव्य, सभी लोक में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक ही द्रव्य पूरे लोक को व्याप्त कर रहे हैं। यहाँ सभी मिलकर के लोक को व्याप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये
ऐसा है, ऐसा देखो, खाली शब्द नहीं सुनना है। इस शब्द के द्वारा जो बताई जा रही है वस्तुएं वो संपूर्ण जगत में है। अभी अपन यहाँ बैठे हैं तो धर्म द्रव्य है कि नहीं है? मेरा हाथ ऐसे हिल रहा है, इसमें कौन निमित्त बन रहा है? गमन हुआ है नहीं? ये भी गमन है एक प्रकार से। तो ये धर्म द्रव्य निमित्त है। फिर स्थिर रहा तो अधर्म द्रव्य निमित्त है। तो यहाँ पर है अधर्म द्रव्य। यहाँ हम बैठे तो यहाँ पर आकाश द्रव्य है, और यहाँ पर एक एक प्रदेश पर कालानु बैठे हुए। सब अमुद्रिक होने से अपने को दिख नहीं रहे, लेकिन उनका अस्तित्व है, केवल भगवान ने बताया है और अनुमान से हमें समझ में आता है। इसलिए इनका अस्तित्व है। इस प्रकार से इन सबका अस्तित्व हम जानेंगे तो फिर अपना अस्तित्व कौन सा है, अपना द्रव्य क्या है, ऐसा विचार करके उन द्रव्यों से अपने को भिन्न देखना है। आंखें बंद करके अंतरंग में सभी मिले हुए द्रव्य में से अपने एक जीव द्रव्य को अलग कीजिए। संपूर्ण लोक में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। पहले भी कोई नहीं था, अभी भी मेरा कोई नहीं है, आगे भी मेरा कोई नहीं होगा। अनुभव करो, एकत्व का अनुभव करो। कितना भी परद्रव्य अपने साथ एक रूप होने का प्रयास करें, लेकिन वो अपना कभी होता नहीं है। भिन्न ही है, भिन्न ही रहेगा। इसलिए केवल अपने को जानो। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप असंख्यात अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड, ये अपना परिचय है वास्तविक। इससे बाहर मैं नहीं हूँ। देखो भीतर अनेक पुद्गलों के बीच में ये मेरा जीव द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने में परिपूर्ण है। मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर भी मुझ में कुछ गंध नहीं। देखो ऐसा एक चैतन्य में किसी भी परद्रव्य का मुझ में प्रवेश नहीं है। मैं परद्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। तो किसको अपनाने की कोशिश करना है? किसी को भी नहीं। मैं एक हूँ और एक रहूँगा। मोक्ष में अनंत काल तक मैं एक ही रहूँगा। एकत्व में ही शांति है, आनंद है। एकत्व ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये मेरा एकत्व है। ह्या एकत्वामध्ये लीन व्हा, व्रत व्हा। इस एकत्व को छोड़कर यदि बाहर आएंगे तो ही तकलीफ है। एकत्व में कोई तकलीफ नहीं है। शुद्ध